इस वीडियो के तहत हम करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस या यूपीएससी मेंस का जो गुड गवर्नेंस का टॉपिक है उससे रिलेटेड जो डाटा है, जो फिगर है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से उठाए हुए हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को कंपाइल किया है जो आपकी आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्टली फैक्ट्स, फिगर, डाटा को उठा के अपनी आंसर राइटिंग में रख सकते हैं। तो बिना देरी के चलते हैं। ठीक है, ये आपका एक तरीके से क्वालिटी जो आपके आंसर की है उसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको डालनी चाहिए आंसर में, वो यहाँ से आप डायरेक्टली उठा सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले इसमें मेरे को डेफिनेशन वगैरह नहीं देनी है। ठीक है, बस इससे जो गुड गवर्नेंस, यानी गुड गवर्नेंस की मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ, वो आप कहीं से भी कलेक्ट करिए। इसमें गुड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी की टर्म्स हैं या जो फिगर है, फैक्ट्स हैं, उन सबको यहाँ पे लाया हुआ है। तो सबसे पहला पहला फिगर है 8 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अब सीधा कोई गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली उसमें ये फिगर डाल सकते हैं। ये 8 पिलर्स होते हैं गुड गवर्नेंस के। ठीक है, सबसे पहले रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, या इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, कंसेंसस ओरिएंटेड। ठीक है, ये कंसेंसस पे बेस रहेगी, पीपल की कंसेंसस या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं गुड गवर्नेंस में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओस हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, या जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इन सभी चीज़ों का कंसेंसस, या पीपल हो, सिटीजन्स हो। ठीक है, इन जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं गुड गवर्नेंस में, उनका आपको कंसेंसस लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो पहले होता चला आया है, कि पहले क्या था गवर्नमेंट, बाद में कुछ सालों के बाद क्या आया, नया कॉन्सेप्ट क्या आया, गवर्नेंस का, और उसके कुछ साल बाद क्या कॉन्सेप्ट आया, गुड गवर्नेंस का। अब इससे आगे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, इफेक्टिव गवर्नेंस का। तो हम पहले जो होता था गवर्नमेंट वाला, जो 90s के दौर में था, सारी जो रेड टेपिज्म, ठीक है, तानाशाही, अफसरशाही, उनमें किसी से कुछ पूछा नहीं जा रहा है। बट अभी इफेक्टिव गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस में हम क्या कर रहे हैं, किस पे फोकस कर रहे हैं, कंसेंसस पे। ठीक है, और ये क्या दूसरे दूसरा पिलर क्या है गुड गवर्नेंस का, रेस्पॉन्सिव। ठीक है, अकाउंटेबल, पार्टिसिपेटरी, ट्रांसपेरेंट, फॉलो रूल ऑफ लॉ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिवनेस। ठीक है, इसको आप किसी भी तरीके से निमोनिक से याद कर सकते हैं, जैसे क्रेट, क्रैप, ट्री। ठीक है, इस तरीके से एट एट पिलर्स हो गए गुड गवर्नेंस के। सी से कंसेंसस ओरिएंटेड, आर से रेस्पॉन्सिवनेस, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, अकाउंटेबल, पार्टिसिपेटरी, ट्रांसपेरेंट, फॉलो रूल ऑफ लॉ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, एंड इक्विटेबल एंड इंक्लूसिवनेस। ये हैं 8 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जो अभी मैंने बताया। सबसे पहले इस 90s या 80s के दौर में, 80s के दौर तक, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था, गवर्नमेंट का। ठीक है, यानी गवर्नमेंट क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन होता है, किसका, स्टेक होल्डर्स का। उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जुडिशरी है, एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उसका सिटीजन भी एक पार्ट है, ऐसे करके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूशन बनना, ये गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, गवर्नमेंट के बाद क्या है, गवर्नेंस। गवर्नेंस मीन्स द प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग। इन सारी जो गवर्नमेंट जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। गवर्नेंस के बाद फर्दर एक जो फर्दर कॉन्सेप्ट है गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस के बाद जो फर्दर कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव गवर्नेंस का। ठीक है, तो इस तरीके से एवोल्यूशन होता है इस चीज़ों का। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट के कंपोनेंट्स को देखेंगे। गवर्नमेंट क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन है। ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव, किस पे फोकस कर रखेगा, क्वांटिटेटिव टूल्स पे, क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटी, ये क्वांटिटी पे फोकस करेगा। ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, ये पहले चलता था, यानी सारा कंट्रोल किसके हाथ में होगा, अथॉरिटी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके हाथ में होगा। पीपुल यानी जो लोगों के लिए ये उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, यानी ये कौन सी अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है, इसमें सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा कुछ केंद्रीकरण हो रखा है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है। यूनि डायरेक्शनल है, यानी टॉप डाउन अप्रोच है, जो सबसे हायर पोजीशन पे बैठा है वहाँ से प्लान बनेगा और नीचे को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है,
इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस का, उसमें है प्रोसेस या डिसीजन मेकिंग की। ये गवर्नेंस क्या कॉन्सेप्ट है? डिसीजन मेकिंग का। इसमें क्या है? क्वालिटी प्रोवाइड करो, लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड करो, अपने डिसीजन से लोगों की ज़िंदगी को बदलो। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ठीक है। ये नेटवर्क फॉर्म में होता है, ना कि सेंट्रलाइज्ड। नेटवर्क फॉर्म में कैसे? तो नेटवर्क किसका होता है? नेटवर्क किसका होता है? नेटवर्क होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, एनजीओज का, लोकल बॉडीज़ का, सिविल सोसाइटी का, सिटीजन्स का। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और आपस में कंसेंस के बेस पे यहाँ डिसीजन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क फॉर्म में गुड गवर्नेंस लाए गए हैं। ऐसे ही अगर हम सॉरी, ये हम किसकी बात कर रहे थे अभी तक? गवर्नेंस की। अब अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो जस्ट इम्प्रूव हो गया, गवर्नेंस को थोड़ा इम्प्रूव किया। जैसे क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग किस में हो रही थी? गवर्नेंस में। अब हम क्वालिटी डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, वैल्यू लेडन अप्रोच की बात कर रहे हैं। सर्टेन यार्डस्टिक बना रखे हैं हमने, जैसे ART, ए का मतलब अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये इस तरीके से बहुत सारे यार्डस्टिक्स हैं गुड गवर्नेंस में। अब ये क्या कर रहा है? गुड गवर्नेंस से क्या हो रहा है? रेड टेपिज्म खत्म हो रही है, उसकी जगह क्या आ रहा है? रेड कारपेट, यानी लोगों को अब कारपेट बिछाया जा रहा है, ठीक है। रेड टेपिज्म खत्म कर दी हमने। अब पीपुल सेंट्रिक अप्रोच लाई जा रही है। अब क्या लाई जा रहा है? डाउन टू अप अप्रोच है, ठीक है। बॉटम टू अप अप्रोच है अब। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी, सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो ये हमने कंपोनेंट देखे गुड गवर्नेंस के। इसके बाद फर्दर ये इवॉल्व होता है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट आ गया है इफेक्टिव गवर्नेंस का। इफेक्टिव गवर्नेंस में क्या होता है कि मोर फोकस ऑन पीपल रेदर देन ऑन बिजनेस, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बिल बेनिफिट, किस चीज़ को ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें पारदर्शिता लाई जाती है, चाहे वो डिजिटली तौर पे, ठीक है, या चाहे कैसे भी। ट्रांसपेरेंसी अधिक होगी, अकाउंटेबिलिटी अधिक होगी, रेस्पॉन्सिवनेस और ज़्यादा होगी। तो उससे क्या होता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, ईज़ ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू DNA अप्रोच, पार्टिसिपेशन बढ़ेगी किससे? DNA अप्रोच। डी से डायलॉग, एन से नेगोशिएशन, ए से एक्शन, ठीक है। यानी इन तीन चीज़ें ऐसे हम उसमें आपके जो भी बॉडी पार्ट है उस सब चीज़ों में इस तरीके से दिखा सकते हैं, या बी फॉरवर्ड में दिखा सकते हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए, तो उससे गुड गवर्नेंस या इफेक्टिव गवर्नेंस रिजल्ट मिलेगा हमें, ठीक है। तो हम यहाँ आपके बॉडी में डाल सकते हैं या कंक्लूड में डाल सकते हैं इस चीज़ को। फोकस ऑन ऑनगोइंग अकाउंटेबिलिटी देन एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी। ऑनगोइंग अकाउंटेबिलिटी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर ऑन एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी। अब एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी जैसे आजकल दिल्ली में बाढ़ बाढ़ आ चुकी है, फ्लड आ चुका है, यानी या अभी जो रेनी सीज़न होता है तो उस वहाँ बहुत ज़्यादा बादल पड़ते हैं, तो बहुत जगहों पे बाढ़ आ चुका है। तो क्या होता है कि जब बाढ़ का टाइम रहेगा तब तक सारे विभाग एकदम से बहुत तेज़ी से अपना काम करने लगेंगे और उन चीज़ों को रोकने लगेंगे। लेकिन प्रिपेयर्डनेस का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जब बाढ़ आने से पहले ही, यानी 2-3 महीने की इस चीज़ों में बहुत कुछ वर्क होगा, लेकिन 2 महीने बाद ये पूरे जो 10 महीने इन सब में काम शिथिल पड़ जाएंगे हम लोग। तो ये चीज़ है कि एपिसोडिक, जब एपिसोड हो रहा है कुछ, जैसे रेल दुर्घटना हुई, तो रेल दुर्घटना के टाइम पे तो हमने सारा कुछ अपना सारा सिस्टम लगा दिया और अच्छे से काम करना है, उस चीज़ों को दिखाया कि ये अच्छे से सब कुछ हो रहा है। लेकिन बाद में क्या है? उन सब चीज़ों के बाद कुछ नहीं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में स्मॉग, विंटर में स्मॉग आता है, हम ऑड इवन फार्मूला ले आते हैं और भी सारी चीज़ें ले आते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं किया जाता या बहुत कम किया जाता है, ठीक है। तो यही होता है कि एपिसोड हो रहा है तो एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन हमें क्या बढ़ाना है? ऑन गोइंग अकाउंटेबिलिटी, जो हमेशा चलती रहे, निरंतरता हो जिसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्सटेंटिव डेमोक्रेटिक, नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्सटेंटिव डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव्स। अब हम बात करेंगे सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की। अब उसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे प्रगति, ठीक है, जैम, जनधन, PM आदर्श ग्राम स्वरोजगार योजना, 5 Ps। अब ये 5 Ps क्या हैं? 5 Ps ऑफ गुड गवर्नेंस, जिसमें आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपुल एंड पंचायत, ठीक है। ये 5 चीज़ें हो गई, 5 Ps हो गई, इन पे फोकस करेंगे हम। अटेस्टेशन पे, यानी जो पहले क्या होता था कि कुछ भी हमें डॉक्यूमेंट्स है, जो जितने भी फॉर्म वगैरह भरते थे, हम अटेस्टेशन के लिए कोई गजटेड ऑफिसर के पास जाते थे कि इन साइन कर दीजिए सर, ये कर दीजिए। तो अब वो उस चीज़ को ख़त्म करके हमने सेल्फ अटेस्टेड का कॉन्सेप्ट लाया। तो ये क्या है? ये इफेक्टिव गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं हम, रेड टेपिज्म को ख़त्म कर रहे हैं।
हम सौभाग्य योजना लेके आए, हाउसिंग फॉर ऑल लेके आए, इंटरव्यू हमने ख़त्म कर दिए ग्रुप सी एंड डी वाली भर्तियों से, ठीक है। तो ये क्या है, इफेक्टिव गवर्नेंस की तरफ हमारे कदम हैं, या सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के ये इनिशिएटिव्स हैं। यहाँ हम देख रहे हैं पीएम मोदी जी के, जो हमारे मोदी जी हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट हैं इफेक्टिव गवर्नेंस की तरफ। उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी वो बोलते हैं, उन सबको सीधा यहाँ अपनी हेडिंग में, चाहे वो बॉडी में या कंक्लूजन में हम डाल सकते हैं। जिसमें उन्होंने कहा है 4 पीस का, या जैसे उन्होंने 4 पीस की बात की है। क्या होता है ये 4 पी? प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपुल, इसमें 5 पीस ऐड कर लो, ठीक है। 5 पीस, पीपुल प्लस पंचायत, इन 5 चीज़ों की बात की है। 3 एस की बात करते हैं वो। 3 एस का क्या मतलब है? स्किल, स्किल एंड स्पीड। हमें तीनों चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए। mg² की बात करते हैं। mg² का मतलब mg मिनिमम मिनिमम, इसका मतलब होता है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। यानी इंस्टीट्यूशन तो हम कम करें, सेंट्रलाइजेशन यानी अथॉरिटेटिवनेस तो कम किया जाए, मिनिमम गवर्नमेंट हो, लेकिन उससे मैक्सिमम रिजल्ट मिले, मैक्सिमम गवर्नेंस मिले। तो हम ये सीधा कोट कर सकते हैं या ये सीधा डाल सकते हैं अपने बॉडी में या कंक्लूजन में। कंक्लूजन में तो इनमें से बे फॉरवर्ड में सब पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इक्विटेबल या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसका कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ अन इक्विटेबलनेस कम हो रही है, इसमें तो बे फॉरवर्ड में हम इस चीज़ को डाल सकते हैं, सबका साथ सबका विकास, और सबका विश्वास भी डाल सकते हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस is सॉल्यूशन टू ऑल अवर गवर्नेंस प्रॉब्लम्स। जहाँ भी ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस से क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं IT प्लस IT इक्वल टू IT। सीधा ऐसा फॉर्मूला भी बना के आप लिख सकते हो, जैसे जहाँ से आप सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, उसके जस्ट नीचे ये टर्म्स ऐसे फॉर्मूला बना के आप उसको फिर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हमने फॉर्मूला बना के ऐसे लिख दिया, और उसके नीचे इन सबकी टर्म्स की वैल्यू डाल दी, या फिर सीधा हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये भी अच्छा, यानी बॉडी को स्टार्ट करने का एक अच्छा जरिया होता है कि फॉर्मूले के फॉर्म में डाल दिया जाए अपने जो भी आप लिख रहे हैं आंसर राइटिंग में, ठीक है। IT प्लस IT इक्वल टू IT, इसका क्या मतलब है? पहले IT का मतलब है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरे IT का मतलब है इंडियन टैलेंट। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं इंडियंस, ठीक है। इंडियन टैलेंट प्लस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या रिजल्ट मिलेगा? इंडियन इंडिया टुमारो, ठीक है। ये हमारा इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, एक मिनट, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस के की फैक्ट्स, जो हमें सीधे याद रखने हैं। और इस की फैक्ट्स से हम क्या कर सकते हैं कि अपने आंसर राइटिंग में कोई भी क्वेश्चन हो जो भी इससे रिलेट कर रहा है, उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। यह हम लास्ट में कंक्लूड भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप यूज़ करिएगा इंट्रोडक्शन में। जैसे अगर हम, यानी गुड गवर्नेंस में क्या क्या स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो वो यहाँ लिख रखे हैं मैंने। NGO होता है, RTI होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सॉरी RTI यूज़ हो जाएगा, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लोकपाल, लोकायुक्ता, पीपुल, ऐसे करके सारे डाल रखे हैं। उनसे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ों, इकोनॉमिक सर्वे या पॉलिसी या कोई रैंकिंग इंडेक्स आया वहाँ से उठाया हुआ है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे NGO इन इंडिया। अब सबसे पहले इसका क्या दे रखा है हमने कि मोर देन 30 लाख NGOs इंडिया में है। इंडिया में टोटल NGO कितने हैं, उनकी संख्या दे रखी है कि मोर देन 30 लाख पीपल, मोर देन 30 लाख NGO हैं इंडिया में। अब ये इस हिसाब से कितना पड़ गया? 1 NGO पर 400 पर्सनस, 400 लोगों पर, इंडिया के 400 भारतीयों पे एक NGO वर्क कर रहा है। फिर भी अकाउंटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, यानी फिर भी पॉवर्टी एलिवेशन में हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। एलिमिनेशन, सॉरी। RTI दूसरा हमारा स्टेक होल्डर है, RTI से रिलेटेड हमारा डाटा है कि अबाउट 3 लाख पेंडिंग, 3 लाख केस, जो 3 लाख RTI हैं, वो जो कंप्लेंट्स हैं लगभग 3 लाख के करीब पेंडिंग है अभी भी। किसके साथ? इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ। अबाउट 3 लाख कंप्लेंट्स आर पेंडिंग विद इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये कहाँ से आया है, इसके पीछे हमें सोर्स भी देना पड़ेगा। तो ये इसने दिया है सतर्क नागरिक संगठन रिपोर्ट 2022, ठीक है। उससे ये हमने ये निकाला है, ठीक है। तीसरा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया।
SHGs in India. तो all women members self help groups are 88% of total self help groups. जितने पूरे इंडिया में जितने टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसके 88% सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन्स चला रही हैं, उसमें सारे जो मेंबर्स हैं वो वुमेन्स के हैं, ठीक है। तो ऑल वुमेन मेंबर्स HSGs ये कितने हैं, 88% ऑफ टोटल HSGs इन इंडिया। इससे रिलेटेड एक डाटा और है कि बैंक लोन रिपेमेंट ऑफ SHG इज़ 98%। ये किसने डाटा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहता है कि जो SHGs हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, वो लगभग अपना जो बैंक लोन होता है उसका 98% बैंक लोन रिपेमेंट कर देते हैं, ठीक है। 2% का NPA है। ये जो मैंने डाटा है वो एक्चुअली एक मेजर इंस्टीट्यूशन है आपका दिल्ली में, तो वहाँ की बुकलेट से उठाए हुए हैं, ठीक है। और ये वेरी हेल्पफुल है, आज का करंट है, सारा चीज़ें अभी तक का अपडेटेड है, तो वहाँ से ही उठाए हुए हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा आप। चलिए, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस जैसे वीडियो और बनाएं या नहीं, ठीक है। आप अगर यस यस लिखेंगे तो ज़रूर इससे आगे सीरीज़ आगे चलती रहेगी। और जो मेजर इंस्टीट्यूशन है जहाँ से मैंने ये सारा उठा रखा हूँ उनसे ही पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ से ही लाया गया है। और तो वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं चौथे स्टेक होल्डर्स की तरफ, लोकपाल एंड लोकायुक्ता। इसमें क्या है कि ओनली 50% ऑफ स्टेट्स हैव लोकायुक्ता, ठीक है। यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्या होता है, एक सेंटर पे क्या होता है लोकपाल, और स्टेट्स पे क्या होता है लोकायुक्ता। तो लगभग इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसके अबाउट 50% पे लोकायुक्ता नहीं है, ठीक है। 50% पे ही लोकायुक्ता है। लोकपाल के बारे में क्या फैक्ट है कि लोकपाल हैज़ नॉट बीन एबल टू इन्वेस्टिगेट इवन 1% ऑफ टोटल कंप्लेंट्स रिसीव्ड। जितनी भी कंप्लेंट्स लोकपाल के लिए मिली हैं उसकी 1% को भी वो रिजॉल्व नहीं कर पाए अभी तक, ना ही इन्वेस्टिगेट कर पाए। तो ये हर्डल है आपका ट्रांसपेरेंसी में, ठीक है। पांचवा स्टेक होल्डर वुमेन होता है। तो वुमेन के बारे में क्या फैक्ट है कि वुमेन इन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हम। 15% वुमेन MPs इन पार्लियामेंट, केवल 15% वुमेन का पार्टिसिपेशन है पार्लियामेंट में एज ए MP, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो लेस देन 10% है मिनिस्ट्रियल पोजीशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर हैं उनका लगभग 10% भी वुमेन नहीं है। 10%, लेस देन 10% ऑफ MLAs आर वुमेन, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। इंडियाज़ रैंक इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ जस्ट 48 आउट ऑफ 146, ठीक है। तो ये थोड़ी बैड पोजीशन है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया की रैंक 48 है 140 में से। और ये कहाँ से डाटा हमने लिया है, तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट सन 2022 से, ठीक है। तो आपको सोर्स भी मेंशन कर देना है जहाँ से आप इंट्रोडक्शन आप बना रहे हैं अपना। अगला स्टेक होल्डर है आपका जुडिशरी। तो जुडिशरी इन इंडिया की बात करें तो मोर देन 4.5 करोड़ पेंडिंग केसेस एट ऑल लेवल्स। जुडिशरी में सारे लेवल पे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हों, सभी लेवल पर लगभग 4.5 करोड़ से या 4.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग में हैं, ठीक है। अगर जज और पॉपुलेशन का रेशियो देखा जाए, जज टू पॉपुलेशन रेशियो जस्ट 21 आउट ओवर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन। 1 मिलियन पॉपुलेशन पे जस्ट 21 जज बैठे हुए हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये पुअर रेशियो है, जज टू पॉपुलेशन रेशियो। जुडिशियल वैकेंसीज, वैकेंसी भी बहुत है इधर। हाई कोर्ट में अगर हम बात करते हैं, अगर हाई कोर्ट में बात करें तो जितना भी उनका सेक्शनल स्ट्रेंथ है उसका 30%, लेस देन ग्रेटर देन 30% वैकेंसी है अभी। चलिए, हाई कोर्ट में मोर देन 30% वैकेंसी है। वैसे ही सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में लगभग 25% वैकेंसीज हैं जितनी भी उनकी सेक्शनल स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर सोशल ऑडिट की बात करें, जो नए सोशल ऑडिट की बात करें तो ओनली 14% ऑफ प्लान सोशल ऑडिट्स कंप्लीट इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022, ठीक है। सन 2022 में केवल 14% जितने भी प्लान किए गए थे सोशल ऑडिट्स उतना ही उन कंप्लीट किया गया है, ठीक है, केवल 14%। ये किसने कहाँ से डाटा उठाया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये सीधा आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। अगला है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI। यहाँ से डाटा लिया गया है। इसमें है कि इंडिया रैंक्ड 85। करप्शन में इंडिया का रैंक कितना है, 85 आउट ऑफ 180। और ये सोर्स डाल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन ब्यूरोक्रेसी एज ए
अनदर स्टेक होल्डर इन गुड गवर्नेंस। ब्यूरोक्रेसी में अगर हम देखें तो 10 लाख पोस्ट वैकेंट हैं इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड रूरल, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हैं या डिपार्टमेंट हैं उसमें लगभग 10 लाख पोस्ट वैकेंट हैं अभी भी। लेस देन 13% ऑफ लेस देन 13% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉई आर वुमेन, ठीक है। लेकिन 1/3, ग्रेटर देन 1/3 वुमेन रिकमेंडेड इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022। इन तीनों में से कोई भी एक आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं जे अगर ब्यूरोक्रेसी पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो, ठीक है। ऐसे ही पुलिस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो, जैसे हमने जज टू पॉपुलेशन रेशियो देखा 21 था पर मिलियन पे, वैसे ही पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो 137 पर लाख पॉपुलेशन। 1 लाख पॉपुलेशन पे 137 ही पुलिस वाले लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ लेकिन यूएन ने जो रिकमेंडेशन दी है वो उसमें होना चाहिए 222 होने चाहिए 1 लाख पे। इंडिया में कितने हैं? 137 पर लैख, ठीक है। ऐसे ही देखें तो 20% वैकेंसी हैं पुलिस सिस्टम में। ओनली 10% ऑफ पुलिस फोर्स आर वुमेन। जितने भी पुलिस फोर्स में जो वुमेन्स हैं उसका पार्टिसिपेशन कितना है? 10%, ठीक है। ये कहाँ से सारी चीज़ें आ रही हैं? तो ये ब्यूरो ऑफ, ये सोर्स क्या है इसका? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, बीपीआरडी। अगर हम पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग की बात करें तो डिक्लाइनिंग इन सिटिंग डेज, जितने भी सिटिंग डेज हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं। पहले तो सिटिंग डेज कम हो रहे हैं पार्लियामेंट में, जैसे 1952 से 70 के बीच में जो एवरेज सिटिंग डेज थे वो 121 थे, आज वो 68 डेज रह गए हैं। 2000 के बाद 2000 से 2022 तक जो सिटिंग डेज हैं पार्लियामेंट में वो 68 है, ठीक है। नियरली 50% ऑफ हाउस लोकसभा एमपीज हैव क्रिमिनल केसेस, ठीक है। ये एडीआर का डाटा है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कि नियरली 50% ऑफ लोकसभा एमपीज हैव क्रिमिनल केसेस, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, उसमें सीधा एक डाटा कोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिक्लाइन इन बिल्स रेफर टू द पार्लियामेंट्री कमेटीज। सिंस 2004 ओनली 45% टोटल बिल्स रेफर्ड, ठीक है। यानी जितने भी बिल पास किए जा रहे हैं उनमें से पार्लियामेंट्री कमेटी के पास बिल नहीं भेजे जा रहे हैं, केवल 45%। ये भी एडीआर का ही डाटा है, केवल 45% टोटल बिल्स रेफर किए गए हैं पार्लियामेंट कमेटी के लिए, ठीक है। संध्या, अगर हम गुड गवर्नेंस के कीवर्ड्स की बात करें, क्या क्या कीवर्ड्स आप बॉडी में या कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आप कीवर्ड डायरेक्टली, जो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड कीवर्ड है वो डायरेक्टली आप बॉडी में यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये केवल गुड गवर्नेंस में नहीं आएगा, ये किसी और भी बहुत सारी जो क्वेश्चंस या बहुत सारी जो थीम्स हैं उनमें आप ईजिली आप ये इन सबको कोट कर सकते हो, ठीक है। जैसे 3S ऑफ गुड गवर्नेंस। 3S का मतलब क्या है? स्पीड, स्केल एंड सेंसिटिविटी। इस चीज़ को हम एक ट्रायंगल की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। स्पीड, स्केल एंड सेंसिटिविटी, इस तरीके से हम एक फ्लो चार्ट या डायग्राम भी बना सकते हैं एक साइड में अपने बॉडी पार्ट में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें डबल या और ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं। 3Ds ऑफ गुड गवर्नेंस। 3Ds गुड गवर्नेंस की क्या क्या होती हैं? डिले डिलेयरिंग, डेलीगेशन ऑफ पावर एंड डिजिटलाइजेशन, ठीक है। यानी लेयरिंग को हटा दो, डी लेयरिंग करना पहला, डेलीगेशन पावर को अब डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। एंड थर्ड है डिजिटलाइजेशन। ये 3Ds हैं गुड गवर्नेंस के। आगे हम बात करेंगे 4Ps ऑफ गुड गवर्नेंस, जिसमें आता है आपका पब्लिक प्राइवेट पीपुल, पार्टनरशिप एंड पंचायत। इन पांचों चीज़ों को आप ये 5Ps में कर सकते हो, ठीक है। 5Ps ऑफ गुड गवर्नेंस, या पेंटागन बना के भी दिखा सकते हो। ये 4Ps दिखाई हैं। वैसे ही अगर आप पार्टनरशिप को एक अलग पॉइंट बना दो तो इस तरीके से भी आप यहाँ फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है। 5Ps ऑफ गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट, हम अपने आंसर को इस तरीके से भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे इस तरीके का इक्वेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। और मेजरली ये आप करिएगा जहाँ इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो। जैसे आपका अगर ये पेज है तो आप इंट्रो लिखेंगे 2 लाइनों में, 2-3 लाइनों में, ठीक है। 3 लाइन से ज़्यादा मत करिएगा इंट्रो। उसके बाद आप सीधा यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी उसका एक थीम, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डाला यहाँ पे, और उसके बाद अगर उससे रिलेटेड है तो सीधा आप ये वाला इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं।
इक्वल टू दिस, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिस, ऐसे करके कोई भी इक्वेशन बनाओ और उसको फिर दिखा दो क्या क्या है। जैसे यहाँ पे बनाया है स्वराज प्लस सुशासन प्लस समृद्धि, इन तीनों को मिला के क्या बन जाएगा, सर्वोदया। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि हिंदी वाले ये इस मतलब हिंदी को इंग्लिश वाली फॉर्म में ही लिखना। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। सीधा आप स्वराज लिखो, ना कि सेल्फ रूल लिखो। ठीक है, स्वराज प्लस सुशासन इक्वल टू स्वराज प्लस सुशासन प्लस समृद्धि इक्वल टू सर्वोदया। या इसको हम लिख सकते हैं सेल्फ रूल प्लस गुड गवर्नेंस प्लस प्रॉस्पेरिटी इक्वल टू प्रोग्रेस फॉर ऑल। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट कीवर्ड है जन आंदोलन। आप बॉडी में किसी भी छोटे से हिस्से में अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, जन आंदोलन। ठीक है, मास मूवमेंट। ऐसे ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास, इन चारों चीज़ों को ये वे फॉरवर्ड में भी यूज किया जा सकता है, बॉडी में भी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हम देखें तो संकल्प से सिद्धि, सर्वश्रेष्ठ भारत, जगत गुरु, ये बहुत ही की वर्ड हैं जिनको आप, इनसे आपका क्या होगा कि वैल्यू ऐड हो जाएगी, आपके आंसर को थोड़ा इनरिच हो जाएगा, आपका आंसर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, साफ नियत, सही विकास, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। पहले जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था या गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट था वो किस पे चलता था, रिफॉर्म पे, यानी धीरे धीरे रिफॉर्म हो रहा है। लेकिन हमें किसी चीज़ को सडन रिफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उस चीज़ को पूरी तरीके से बदल देंगे, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल टू ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस। पहले इंक्रीमेंटल चेंजेस हो रहे थे, धीरे धीरे चेंजेस हो रहे थे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस करना है। ठीक है, इससे पिछले वाले जो कीवर्ड्स से वो हम किस में यूज कर रहे थे, बॉडी में। अब हम बात कर रहे हैं बिफोर वर्ड या कंक्लूजन में कौन कौन से कीवर्ड डाल सकते हैं। आइडियल गवर्नमेंट अप्रोचेस, जैसे कोई भी आइडियल गवर्नमेंट अप्रोच दिखानी है किसी चीज़ के लिए तो उसमें आप डाल सकते हैं फ्रॉम सिलोड अप्रोच टू क्रॉस फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, यानी केवल यूनिफंक्शनल या सिलोड अप्रोच। ठीक है, उससे हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, क्रॉस फंक्शनल अप्रोच की तरफ। ठीक है, ऐसे ही कॉस्मेटिक चेंजेस थे, हम किसकी तरफ जाएंगे, एवर लास्टिंग चेंजेस। यानी कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं करना है हमें, यानी छोटे छोटे चेंजेस नहीं ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है एवर लास्टिंग और बहुत लंबे समय तक चलने वाले चेंजेस की। ठीक है, एवर लास्टिंग अप्रोच या चेंजेस। फ्रॉम फ्रॉम एडहोक अप्रोच टू होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच एंड होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच टू होल ऑफ द नेशन अप्रोच, इस तरीके से हम ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, एडहोक, फ्रॉम एडहोक अप्रोच से हम किसकी तरफ जाएंगे, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से हम किसकी तरफ जाएंगे, आप होल ऑफ द नेशन अप्रोच में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा सा वे फॉरवर्ड हो जाएगा अगर हमें किसी गवर्नमेंट अप्रोच दिखानी हो किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो इन तीनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं उधर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, यानी सिटीजन्स के प्रति कैसा हमारा गवर्नेंस गवर्नेंस रहेगा गुड गवर्नेंस में। तो हम क्या करेंगे, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस दिखानी हो तो इन तीनों में से कुछ भी डाल दो। जैसे फ्रॉम रेड टेपिज्म, फ्रॉम रेड टेपिज्म से हम किधर ग्रोथ हो रहे हैं, किधर ग्रो कर रहे हैं, रेड कारपेट की तरफ। ठीक है, फ्रॉम क्लॉक ऑफ सीक्रेसी टू ट्रस्ट बेस्ड मॉडल, फ्रॉम क्लॉक ऑफ सीक्रेसी टू ट्रस्ट बेस्ड मॉडल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे ही गवर्नेंस ऑफ स्क्यू टू गवर्नेंस ऑफ सेचुरेशन, गवर्नेंस ऑफ स्क्यू से हम किधर जा रहे हैं, गवर्नेंस ऑफ सेचुरेशन की तरफ। ठीक है, अगर हम बात करें न्यू एज ब्यूरोक्रेसी की, आज के युग की ब्यूरोक्रेसी किस टाइप की होनी चाहिए, तो यहाँ कुछ कोड ये कीवर्ड्स हैं, जैसे फ्रॉम रस्टेड स्टील फ्रेम से लेके ट्रस्टेड स्टील फ्रेम, यानी हमारा स्टील फ्रेम जो ब्यूरोक्रेसी, एक स्टील फ्रेम बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी को, वो एक रस्टेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो ट्रस्टेड होना चाहिए, लोग जिस पे विश्वास रखें। ठीक है, फ्रॉम चलता है माइंडसेट टू सेवा भाव। ठीक है, चलता है माइंडसेट नहीं रखना है हमें कि सब कुछ चल रहा है, अरे चलने दो, ऐसे जो चल रहा है चलने दो, इस टाइप का माइंडसेट नहीं होगा। फ्रॉम चलता है माइंडसेट टू सेवा भाव, हमें क्या करना है, सेवा भाव दिखाने हैं। ठीक है, खुद से सर्विस माइंडसेट होना चाहिए हमारा। फ्रॉम आर्म चेयर ब्यूरोक्रेट्स टू ऑन ग्राउंड मैनेजर्स, यानी जो आर्म चेयर ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने चाहिए, जो कुर्सी से ना हिलें, ग्राउंड पे ना जाएं, ग्राउंड पे वर्क ना करें, उनकी समस्याओं को ना समझें। हमें कौन से ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, ऑन ग्राउंड मैनेजर चाहिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हो ग्राउंड पे, वो ग्राउंड पे जाके ही सॉल्व करें। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या आगे करना है, फ्रॉम थिंकिंग लाइक ए कर्मचारी टू एक्टिंग लाइक ए कर्मयोगी, ये बहुत ही अच्छा वे फॉरवर्ड है
कि हमें फ्रॉम थिंकिंग लाइक एक कर्मचारी की तरह नहीं रहना है, जो थिंकिंग करना है कर्मचारी के तौर पे, कि हमें नौकरी मिल गई, अब हम एक गवर्नमेंट के कर्मचारी के तौर पे सोच रहे हैं, बस जो वो बोलेगी वही करना है। नहीं, हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। किस तरीके से? कर्मयोगी की तरह, ठीक है। किस सेवा भाव का माइंडसेट अपने अंदर बनाना है, सर्विस माइंडसेट, और उस तरीके से कर्मयोगी की तहत हमें वर्क करना है, ना कि एक कर्मचारी के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्टिव सिटीजनरी। अब लोगों को क्या करना है? गुड गवर्नेंस अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने सब कुछ कर दिया, ब्यूरोक्रेसी ये हो गई, जुडिशरी हमने देखी, पॉलिसी पुलिस वगैरह सब देखा। अब सिटीजन्स के लिए वे फॉरवर्ड में क्या करना है? सिटीजन्स को पैसिव रेसिपिएंट बनने की जगह एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना चाहिए। गवर्नेंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए लोगों को, ठीक है। फ्रॉम स्लेव मेंटलिटी से आत्मनिर्भर नागरिक, ठीक है। स्लेव मेंटलिटी जो पहले से थी उसको हटा के अब हम किधर जाना है? आत्मनिर्भर नागरिक बनना है, ठीक है। एक नेक्स्ट अगला कीवर्ड हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म से हमें किसकी तरफ जाना है? क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जो भी सारा कुछ है वो किसी कुछ लोगों के हाथ में है, ठीक है। वहाँ से निकल के हमें किधर जाना है? कम्पिटिटिव, कोलेबोरेटिव एंड कनेक्टेड कैपिटलिज्म की तरफ, ठीक है। तो ये हमने देखा, सारे गुड गवर्नेंस के सारे की फैक्ट्स देखे हमने, ठीक है। किस तरीके से आप वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप बॉडी में यूज कर सकते हैं, कौन सी फैक्ट्स आप इंट्रो में डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस पीडीएफ में कंपाइल कर दी गई हैं। और ये पीडीएफ आपको इस टॉप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अपने आंसर राइटिंग में इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से सहायता मिली तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा कि इस जैसी सीरीज क्या आगे आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से हम वर्क करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।